नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लोजिंग बज़। मैं हूं संदीप ग्रोवर। मनी 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। 7 दिन की लंबी तेजी की एक जो झड़ी हमने देखी मार्केट में, उसके बाद आज मुनाफा वसूली हावी होती हुई दिखी। लाल निशान के साथ 7 दिन के बाद आज बाजार में क्लोजिंग बनती हुई दिखी है। अब कई सारे सवाल हैं जो कि इस गिरावट को देखकर उठने लगे हैं मन में। क्या तेजी का दौर खत्म हो चुका है? क्या डीआईएस की बिकवाली की वजह से बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है, या फिर यूएस के जो टैरिफ्स हैं उस वजह से बाजार में थोड़ा सा हल्कापन देखने को मिल रहा है? एक थ्योरी ये भी कह रही है कि कल एक्सपायरी है, तो उससे पहले भी बाजार हल्का होने की कोशिश कर रहा है। तो कई सारी थ्योरीज है, कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि बाजार की गिरावट के पीछे लगाए जा रहे हैं, लेकिन नेट 7 दिन की जो तेजी है उस पर विराम लगता हुआ दिखा है और आज मार्केट में अच्छी खासी करेक्शन के साथ क्लोजिंग देखने को मिली है। तो अब बाजार में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर आपको अपडेट देने की कोशिश करेंगे। हमारा साथ देंगे इसमें प्रदीप हलदर जी, जो कि पीएचडी कैपिटल के फाउंडर एंड सीईओ हैं। चलिए उनका पहले स्वागत करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि बाजार में किस तरह का एक्शन देखने को मिला। प्रदीप सर, बहुत स्वागत है आपका सर। वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। एक थैंक लंबे यू। हफ्ते के बाद एक पिछले हफ्ते तो आपसे मुलाकात नहीं हो पाई, आप थोड़ा बिजी थे शायद। तो हमारे दर्शक भी इंतजार करते हैं आपका। बहुत स्वागत है सर आपका मेरे दर्शकों की ओर से भी। थैंक यू सर। तो चलिए पहले देखिए आज बाजार में किस तरह का एक्शन हुआ, फिर आपको बताएंगे कि इस गिरावट के पीछे की वजह क्या है। जो थ्योरीज चल रही हैं वो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताएंगे और फिर आपको बताएंगे कि मार्केट में अब आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए और क्या ये जो गिरावट शुरू हुई है लंबी तो नहीं चलने वाली है। आपकी पोजिशनिंग कैसे होनी चाहिए, क्या मुनाफा वसूली आपको भी कर लेनी चाहिए या फिर केवल एक ठहराव है। आज जहां तक मार्केट की बात है तो 7 दिन की तेजी के बाद आज हमने देखा बाजार में मुनाफा वसूली हावी हुई। निफ्टी में छोटा मोटा नहीं 180 पॉइंट्स का हमने फॉल आता हुआ दिखा। 181 पॉइंट टू बी प्रिसाइज गिरावट थी। 729 पॉइंट सेंसेक्स गिर गया और बैंक निफ्टी में भी आप देखेंगे ऑलमोस्ट 400 अंकों की गिरावट के साथ आज क्लोजिंग बनती हुई दिखी। वैसे तो हम 23,736 तक भी निफ्टी पर पहुंच गए थे आज के सेशन में, लेकिन क्लोजिंग हुई है 23,500 के नीचे, यानी कि डे हाई से हम ऑलमोस्ट 250 पॉइंट की गिरावट लेकर आज के सेशन में बंद हुए हैं। 50 में से निफ्टी के 41 शेयर लाल निशान के साथ बंद हुए। इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, पॉइंट वाइज देखा जाए तो कंट्रीब्यूशन गिरावट में इनका ज्यादा था। तीसरा नंबर आता है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। और परसेंटेज वाइज देखेंगे तो एनटीपीसी, टेक महिंद्रा, सिप्ला, एक्सिस बैंक और बजाज फाइनेंस ये निफ्टी को परसेंटेज वाइज देखें तो गिराने में सबसे ज्यादा कामकाज कर रहे थे। सपोर्ट कहां से आया? इंडसइंड बैंक, जो कि परसों कमजोर था, आज देखिए बाजार उल्टा था। मतलब गिरावट थी तो उसके विपरीत आप देखिए इसमें बढ़त देखने को मिली। ट्रेंट, हीरो मोटोकॉर्प, ग्रासिम पावर ग्रिड ये निफ्टी के आज गेनर्स में शामिल थे, यानी कि हरे निशान के साथ यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली। जो 9 शेयर चढ़े हैं उसमें से 5 शेयर ये आपके सामने हमने रखे हैं। 51,875 बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो आज का हाई हमने बनता हुआ देखा, लेकिन जो क्लोजिंग हुई 51,875 का हाई बनाने के बाद वो 51,209 पर देखने को मिली। तो ऑलमोस्ट 675 या 670 अंक आप कह सकते हैं कि हाई लेवल से इतना गिरकर बैंक निफ्टी में जो क्लोजिंग है वो हमने आज बनती हुई देखी है। डिफेंस, एमएनसी और ऑटो को छोड़ दीजिए, बाकी तमाम सेक्टर इंडेक्स की अगर आप बात करेंगे तो वहां पे आज हमने गिरावट ही बनती हुई देखी है। मीडिया, कैपिटल मार्केट, तेल गैस, पीएसयू, रियल्टी, टूरिज्म ये कुछ ऐसे तबके हैं जो कि सबसे ज्यादा आज कमजोर होते हुए दिखे हैं। और एडवांस डिक्लाइन तो ऑलमोस्ट 1:4 का हमने देखा। केवल 622 शेयर आज हरे निशान में बंद हुए। बाकी स्टॉक्स में देखें जहां गिरावट थी वो 2300 से ज्यादा थे। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 1:4, हर एक चढ़ने वाले के सामने 4 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। क्यों? क्योंकि 0.1% मिड कैप इंडेक्स गिर गया और ऑलमोस्ट 1.5% की गिरावट लेकर स्मॉल कैप इंडेक्स में भी हमने गिरावट बनती हुई देखी। बैंक ऑफ अमेरिका की ओर से जोमेटो का आ गया आज डाउनग्रेड की वजह से हमने देखा जोमेटो के शेयर में जो 5% तक का फॉल हमने देखा था, 2.5% की कमजोरी लेकर ही बंद हुआ। एक समय 200 रुपए के भी नीचे फिसल गया था। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड सीमेंस इंडिया एक शेयर है जो कि खराब बाजार यानी कि कमजोर बाजार में भी आज मजबूती के साथ बंद हुआ। 5.5 पौने 6% तक चढ़ के बंद हुआ। 5,500 रुपए का लेवल भी पार हो गया था। 5,400 के आसपास बंद हुआ क्योंकि एनसीएलटी से आ गई है डीमर्जर को मंजूरी। आगे डिटेल में बताएंगे आपको, लेकिन पहले ये भी समझ लीजिए कि जो बाजार में 180 पॉइंट का गोता एक ही दिन में लग गया निफ्टी में, उसके पीछे की वजह क्या है, जो थ्योरीज हैं वो क्या चल रही हैं। पहली बात तो ये है कि 2 तारीख पास आ गई है, यानी कि कल और परसों का सेशन आप छोड़ दीजिए तो उसके बाद अब सीधा फिर 2 तारीख को ही आई थिंक 1 या 2 तारीख को ही हम खुलते हुए दिखेंगे। अगले हफ्ते में लंबा वीकेंड भी आ रहा है। तो टैरिफ को लेकर जो अनिश्चितता है कि फाइनली क्या आएगा, उसको लेकर बाजार थोड़ा सा क्यूरियस या फिर थोड़ा सा नर्वस हो रहे हैं। तो बड़े इवेंट से पहले बाजार टेंडेंसी रहती है बाजार की हल्का होने की, एक वो हो गया। दूसरा क्रूड उछल रहा है। हम चूंकि 80-85% इंपोर्ट करते हैं, $73 के आसपास ब्रेंट पहुंचता हुआ दिखा है, तो ये हमारे लिए थोड़ी सी नर्वसनेस पैदा कर रहा है। डॉलर इंडेक्स भी मजबूत हो रहा है, वहां पे मजबूती लौटती हुई दिख रही है। 7 दिन से वैसे भी हम चल रहे थे तो मुनाफा वसूली होना लाजमी था, एक थ्योरी ये है। और 5वां पॉइंट ये है कि मंथली वायदा की जो एक्सपायरी है कल,
वो भी एक फैक्टर है जिस वजह से थोड़ी सी अनवाइंडिंग हम देख रहे हैं, क्योंकि 6-7 दिन तक लगातार एक तरफा हम चले हैं, तो जो अनवाइंडिंग है वो भी थोड़ा सा इम्पैक्ट डाल रही है, जिस वजह से बाजार में आज हमने गिरावट देखी है। लेकिन इन 5 में से कौन सी थ्योरी को प्रदीप हल्दर जी वैलिड करते हैं, चलिए उनके पास चलते हैं और जानते हैं। प्रदीप सर, मार्केट में 7 दिन के बाद इवेंचुअली हमने देखा एक लाल निशान आज देखने को मिला या गिरावट देखने को मिली। गिरावट बोलना इसको सही रहेगा, चिंता करना वाजिब है, या केवल एक नॉर्मल है कि अगर चला है तो थोड़ा सा मुनाफा वसूली होना लाजमी है, इसलिए घबराने या चिंता करने की कोई बात नहीं है? देखिए सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा शुरू से शुरू करता हूँ। हमने जब पहला शो किया था ना, उस टाइम पे हमने बोला था मार्केट 21,400 से लेके 800 तक आ सकता है, जो कि हमने देखा 21,900 के अराउंड एक लो मार्केट आया था। उस बार जब एक दोपहर में हम शो कर रहे थे, पहला बार 22,200 के अराउंड मैंने मेरा जो है लॉन्ग टर्म बहुत टाइम बाद एक स्टेटमेंट बदला था कि सर मुझे लग रहा है कि पहला बटन बन चुका है, और ऐसे 2-3 बार हो सकता है, क्योंकि एक बार बॉटम बनता नहीं है, 2-3 बार मार्केट बार बार घुमाता है, उसके बाद जाके बॉटम बनता है। तो उसके बाद हमने देखा पूरा एक रैली आ गया, और जितने भी स्टॉक्स में हमने बाई कॉल दिया था सब कुछ हिट हो गया एकदम। सो अभी ये जो लास्ट 7 से 8 दिन एक रैली चल रहा था ना, मैं पर्सनली भी चाहता हूँ कि मार्केट ऊपर आए, लेकिन इतना स्पीड से नहीं आए, ये मैं नहीं चाहता हूँ कि ये जो स्पीड से मार्केट अभी ऊपर आ गया ना, ये मैं नहीं चाहता हूँ। धीरे धीरे थोड़ा ऊपर आएगा तो उसमें मजा भी आता है और एक्चुअल में बाइंग होता है। लेकिन ये जो एक हफ्ते में सीधा सीधा 22,300-400 से सीधा सीधा 23,700-800 तक आ गया था, तो यही एक दिक्कत है, इतना स्पीड से भागा है। तो मुझे लगता है एक नॉर्मल करेक्शन है, क्योंकि इतना ऑफ हो गया नॉर्मली 7-8 दिन से, तो करेक्शन आना ही था, तो इसीलिए 181 पॉइंट आज डाउन आया है। और अभी 23,800 के आसपास एक रेसिस्टेंस आ रहा है, जो कि 23,800 के ऊपर मार्केट क्लोजिंग होगा, उसके बाद भी मार्केट फिर से सही होगा। अगर आप 100 मूविंग एवरेज का भी बात बोलेंगे कि अभी 23,450 के अराउंड 100 मूविंग एवरेज है, 200 मूविंग डेली एवरेज है ऑलमोस्ट 26,000 के आसपास। सो 20 मूविंग एवरेज देखेंगे हम 22,900 के अराउंड है। सो मोटा मोटा यही है इंटरप्रिटेशन सर मेरा। मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो 1-2 हफ्ता होने वाला है, क्योंकि ईयर एंडिंग भी है, तो मुझे लगता है कि आपने जितने भी बोला टैरिफ, क्रूड ऑयल, डॉलर, सब कुछ सही है, लेकिन मेरा इंटरप्रिटेशन नहीं है मार्केट को लेके। मार्केट थोड़ा 1-2 हफ्ता अभी प्रेशर में रहेगा, क्योंकि मार्केट बहुत ऊपर आ गया था। नॉर्मली शॉर्ट कवरिंग मूव इतना आ गया है, उसके बाद फॉलो अप बाइंग भी हुआ, लेकिन मंथली बेसिस पे और वीकली बेसिस पे सस्टेनेबिलिटी बहुत जरूरी है, जो कि मंथली बेसिस एक क्लोजिंग चाहिए मुझे मार्च वाला। अगर मार्च वाला क्लोजिंग कैसे होता है, अगर 23,000 के ऊपर होता है, उसके बाद जाके मैं डिसाइड कर सकता हूँ। लेकिन मेरा मानना ऐसा भी था कि मार्केट में टाइम करेक्शन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और टाइम करेक्शन मार्केट पे हुआ नहीं, मार्केट सडन ऊपर आ गया, तो डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है फिर से मार्केट 23,000 भी तोड़ेगा, फिर से नीचे आ सकता है। तो लेकिन जब जब मार्केट नीचे आएगा हमें बाइंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, और मैं ओवरऑल चीजों को लेके बहुत ही पॉजिटिव हूँ। आज 2-3 दिन में जो हो रहा है मुझे लगता है जस्ट शॉर्ट टर्म करेक्शन है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि बाजार में हर गिरावट पर खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। हाँ सर, अभी करना चाहिए, लेकिन 23,400 पे नहीं, फिर से हमें दिखेंगे 22,600-800 दिख सकता है, उस टाइम पे हमें बाइंग करना चाहिए। देखिए उस दिन हमने बात किया था रिलायंस इंडस्ट्री को लेके, 1150-1160 को प्राइस था, उसके बाद मैंने उस स्टेटमेंट दिया था कि इस जो प्राइस है फिर से हमको नहीं मिलेंगे, उसके बाद कितना ऊपर आ गया एक्सिस बैंक। तो मोरल ऑफ द स्टोरी सर, हमें नीचे के लेवल पे लेना है, अभी जो मार्केट 7-8 दिन से ऊपर भाग गया है इस लेवल पे नहीं लेना है अभी। तो जिनके पास नीचे का रखा हुआ है सर, वो मुनाफा वसूली कर लें फिर। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए तो एक बार मुझे लगता है एक बेस बन चुका है, शॉर्ट टर्म के लिए टॉप बन चुका है 23,800। सो मुझे लगता है कि फिर से एक बार हाईली प्रोबेबिलिटी है 22,800, 22,700 हमको देखने को लिए मिलेगा। तो जिनके पास लॉन्ग टर्म एक है उनको रखने दीजिए, और जिनके पास 2-3 दिन का है तो उनको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, जो है 23,300 के अराउंड। तो वो टूट जाए तो अपनी तेजी की पोजीशन से निकल जाए। यस, अगर लॉन्ग टर्म नहीं है, शॉर्ट टर्म का उनका पोजीशन है, लेकिन मैं प्रेफर नहीं करता हूँ शॉर्ट टर्म, मैं ऑलवेज प्रेफर करता हूँ लॉन्ग टर्म। और हमारा लास्ट 2-3 हफ्ता पहले से जितने भी बाइंग्स हुआ है बहुत ही अच्छा खासा अभी सब में प्रॉफिट हो रहा है। तो जिनके पास एक बार लगता है कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुक करना चाहिए, तो मुझे लगता है एक बार उनको डेफिनेटली एक बार छोटा लेवल पे बुकिंग करना चाहिए प्रॉफिट। अच्छा, अभी कर ले प्रॉफिट बुकिंग आप कह रहे, थोड़ा सा अगर शॉर्ट टर्म का व्यू है तो। यस।
ठीक है, तो थोड़ी मुनाफा वसूली कर लें, ये राय फिलहाल निकल के सामने आ रही है। बनता भी है, जिस तरह का हमने एक तरफा मूव देखा है, थोड़ी सी मुनाफा वसूली करनी भी चाहिए। और नीचे में अगर मिलता है दोबारा से खरीदारी करने का मौका आपको 22,600 22,800 के आसपास, तो आप जरूर वहां पे खरीदारी करके चल सकते हैं। तो बाय ऑन डिप्स का मार्केट अभी भी है, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं, लेकिन थोड़ा नीचे मिलेगा, जो लेवल्स आपको बताएंगे उन लेवल्स पे आप खरीदारी करें तो ज्यादा बेटर है। अच्छा, बैंक निफ्टी पे भी व्यू दे दीजिए सर आपका एक बार। देखिए बैंक निफ्टी पे अभी 51,200 के आसपास चल रहा है। एक वीकली रेसिस्टेंस था 52,000 के अराउंड। सो रिसेंटली जो हाई गया था 52,200 के अराउंड। सो अभी 51,200 जो चल रहा है, मुझे लगता है एक फिर से जो चार्ट थोड़ा थोड़ा खराब हो रहा है, और डेली बेसिस पे भी हम देखते हैं, वीकली बेसिस पे भी अगर हम देखते हैं, तो एक सपोर्ट है 50,500 50,400 के अराउंड। सो मुझे लगता है एक बार यहाँ से भी 700 से 800 पॉइंट इमीडिएट लेवल पे डाउनफॉल एक्सपेक्टेड है, जो कि इतना रैली हुआ है। सो एक बार जिनके पास है उनको भी थोड़ा एग्जिट करना चाहिए, या तो थोड़ा पेशेंस रखिए। आप बेटर रहेगा आप लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए। अगर आपके पास अभी इमीडिएट लेवल पे कुछ पोजीशंस है, तो एक बार डेफिनेटली आप नेक्स्ट 1-2 हफ्ते में थोड़ा आपको करेक्शंस दिखेंगे। उसके लिए एक मेंटल प्रिपरेशन आप अभी ले लीजिए आप। तो थोड़ा मुनाफा वसूली कर लें, इसका मतलब तो यही हुआ। यस सर। परफेक्ट है। तो 50,500 50,400 तक बैंक निफ्टी जा सकता है, जो कि 51,200 पे आज बंद हुआ है। तो थोड़ी गिरावट हो सकती है, ये करेक्शन जो शुरू हुआ है थोड़ा सा एक्सटेंड हो सकता है, इसलिए है आपके पास लॉन्ग पोजीशन, छोटी अवधि का आपका व्यू है, तो जरूर आपको थोड़ी सी मुनाफा वसूली करनी चाहिए। नीचे में खरीदना है, लेकिन वो लेवल्स आपको नीचे के दिए गए हैं 22,600 22,800 के, और इसी तरह से 50,500 50,400 के आसपास मिले तो बैंक निफ्टी में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। तो थोड़ा सा रिवर्सल हो रहा है बाजार में, तो उसका इम्पैक्ट जो है थोड़ा सा आगे एक्सटेंड भी हो सकता है, इसलिए ध्यान रखें। अगर आपके पास तेजी की पोजीशन है तो थोड़ा मुनाफा वसूली कर लें, और स्टॉप लॉस लगा के चाहें तो बाकी पोजीशन में आप बने रह सकते हैं, अगर आपका केवल छोटी अवधि का ही व्यू यहाँ पे है। चलिए, ये तो बात होगी बाजार की। अब कुछ ऐसे स्टॉक्स की बात करते हैं जो आज बहुत ज्यादा लाइमलाइट में रहे, एक्शन में रहे। उसमें पहला नाम है सर HAL का। पूरे सेक्टर्स में अगर आप देखेंगे तो डिफेंस एक ऐसा सेक्टर था जो कि आज भी हरे निशान के साथ बंद हुआ, उसमें HAL का बड़ा योगदान था, क्योंकि HAL में आज हमने देखा 3% के अपमूव के साथ ही क्लोजिंग बनती हुई दिखी। वैसे तो ये 4,185 तक चला गया था, लेकिन वहां से थोड़ा नीचे आके 4,135 के आसपास बंद हुआ। खबर ऐसी है कि सर GE एरोस्पेस, जिनको इन्होंने ऑर्डर दिया था 2021 की ये बात है, 5,400 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया था, वो ऑर्डर फाइनली इनको मिलना शुरू हो गया है। इन्होंने कुछ 99 इंजन्स के लिए ऑर्डर दिया था, जो कि तेजस प्लेन के लिए हैं, फाइटर जेट के लिए हैं, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA के लिए इन्होंने एक इंजन का ऑर्डर दिया था, जो कि डिले हो गया था। और फाइनली अब वो जो सप्लाईज हैं इनको, या फिर जो ऑर्डर की डिलीवरी है, वो मिलना शुरू हो गई है। पहला इंजन मिल गया, उसी का इम्पैक्ट हमने पॉजिटिव साइड पर बनता हुआ देखा इसमें। HAL में सर क्या करना है, कमजोर बाजार में भी 3% ऊपर बंद हुआ। देखिए संदीप जी, डिफेंस में नंबर 1 स्टॉक है HAL। और जब एक बार 3,200 3,400 के अराउंड आया था, तो उस टाइम में भी हमने रिकमेंड किया था, उस टाइम से ही बाइंग चल रहा है। सो अभी 4,128 के अराउंड ट्रेडिंग हो रहा है। मुझे लगता है जिनके पास है, कोई चिंता करने का विषय नहीं है, यहाँ पे होल्ड करना चाहिए उनको। और जो 52 वीक हाई है, वो भी 5,621 के अराउंड है। तो मुझे लगता है कि नया 52 वीक हाई के लिए नेक्स्ट 6 से 8 महीना में रेडी हो जाएगा, उनको होल्ड करना चाहिए। आप म्यूचुअल फंड में भी देखिए, मोतीलाल ओसवाल एंड HDFC का दोनों फंड है, उसमें हाईएस्ट वेटेज हेल को ही मिला है। 21% 22% के अराउंड उनके पास जितने भी AUM है, उसका 20% पर्टिकुलर फंड के हेल में इन्वेस्टेड है। और बाकी फंडामेंटल इतना अच्छा है, ऑर्डर्स मिलता है, टेक्निकल भी एक बेस बना लिया है। सो लोअर साइड में मुझे लगता है अभी जिनके पास है, उनको होल्ड करना चाहिए। आप चाहो तो फ्रेश बाय भी कर सकते हो, आप एवरेज भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक रुकेगा नहीं। 4,130 के आसपास ट्रेडिंग हो रहा है। मुझे लगता है नेक्स्ट आप 1 साल दे दीजिए, आप मिनिमम देखेंगे कि 5,500 6,000 न्यू हाई यहाँ पे आपको आते हुए दिखेंगे। तो जिनके पास है, स्ट्रिक्टली उनको होल्ड ही करना है। तो नए हाइस की तरफ बढ़ रहा है ये शेयर। यस डेफिनेटली सर। ओके, ठीक है। तो थोड़ा हो सकता है कि पेशेंस रखना पड़े आपको, थोड़ा लंबा होल्ड करना पड़े, लेकिन ये स्टॉक नए हाइस की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए होल्ड करें। यही राय आपके लिए निकल के सामने आ रही है। इस बीच सर एक और स्टार परफॉर्मर आज का आप कह सकते हैं, वो है सीमेंस इंडिया का शेयर। यहाँ पे भी आप देखिए बाजार कमजोर था, 180 पॉइंट गिर गया, लेकिन 5.6% की मजबूती के साथ ये बंद हुआ। जैसे मैंने शो की शुरुआत में भी कहा था सर
कि इनको एनसीएलटी से डीमर्जर को एक मंजूरी मिली है। इनका एनर्जी बिजनेस का डीमर्जर है, जिसको फाइनल अप्रूवल कह सकते हैं, एनसीएलटी का लास्ट में ही आता है। सीमेंस एनर्जी इंडिया के नाम से इनकी कंपनी है, जो कि डीमर्जर के बाद अलग से लिस्टेड एंटिटी के रूप में कामकाज करेगी। तो शेयरधारकों को एक शेयर के बदले में एनर्जी बिजनेस का एक शेयर मिलेगा। तो वैल्यू अनलॉकिंग का जो प्रपोजिशन है वो खुलता हुआ दिखेगा। 2020 में इनकी पेरेंट कंपनी है सीमेंस एजी, उसने भी अपना जो एनर्जी बिजनेस है उसका डीमर्जर किया था। उसी से अलाइन करता हुआ ये फैसला है, जिसको अब एनसीएलटी में जो इंडिया बिजनेस है उसको भी फाइनल अप्रूवल आता हुआ दिखा है। सर, वैल्यू अनलॉकिंग ऐसी मौके पर जब बाजार कमजोर था, साफ तौर पे शेयर में रिफ्लेक्ट हो भी रही थी। 6% का मूव आज हमने स्टॉक में बनता हुआ दिखा। ये भी जा सकता है अपने रिकॉर्ड हाइज जो कि 8,000 के ऊपर के थे वहां तक। देखिए सर, अभी चार्ट में कितना अच्छा पैटर्न बनाया, नीचे पैराबोलिक पैटर्न एक बेस बना लिया है वीकली चार्ट में, और बेसिकली अभी एक रेसिस्टेंस नहीं है शॉर्ट टाइम में। तो शॉर्ट टाइम में जो रेसिस्टेंस है वो 6250 के अराउंड एक रेसिस्टेंस है, उससे पहले नहीं है। तो अभी जो 5400 चल रहा है, यहाँ से फ्रेश 600 से 700 पॉइंट्स हो सकता है नेक्स्ट कुछ हफ्ते में हमको यहाँ पे दिखे। और न्यूज भी पॉजिटिव है, और अगर नीचे जाना ही होता तो और नीचे चला गया होता, और मार्केट न्यूज में रिएक्ट कर रहा है और बेस भी अच्छा खासा बना लिया है। वीकली चार्ट में एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न भी कैंडल पे बनाया। सो मुझे लगता है जो नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए 5800, उसके बाद 6200, और आपको एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 4950 के अराउंड। तो 4950 आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और मैं पर्टिकुलर इस काउंटर पे पॉजिटिव हूँ। फंडामेंटल भी मुझे अच्छा लगता है, टेक्निकल चार्ट में भी बढ़िया है। चलिए ठीक है, तो और अपसाइड देखने को मिल सकती है स्टॉक में। आज के कमजोर बाजार में सर एनसीसी में भी हमने देखा हरे निशान के साथ ही क्लोजिंग हुई। इनफैक्ट स्टॉक 0.25% के अपमूव के साथ बंद हुआ। 218 का हाई था, बंद हालांकि 208 पे हुआ, क्योंकि ऑर्डर बड़ा मिला है इनको। 10,805 करोड़ रुपए के 2 ऑर्डर मिले। इनफैक्ट भारत नेट के तहत बीएसएनएल से ये ऑर्डर कंपनी को मिलते हुए दिखे हैं। तो ऑर्डर का साइज ऐसा था कि जाहिर सी बात है कि स्टॉक पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा। तो बाजार कमजोर था, वरना मूव काफी अच्छा देखने को मिल रहा था एक समय। इसमें कितनी अपसाइड बाकी है सर? देखिए, एक अच्छा खासा बेस बनाया लोअर साइड में, और मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो रेसिस्टेंस हो रहा है वो है 230 के अराउंड। सो मुझे लगता है इमीडिएट लेवल पे यहाँ से एटलीस्ट 230 आपको दिखेंगे। अगर 230 के ऊपर सस्टेन होता है, उसके बाद फिर से आपको एक बार 260 से 270 तक भाव जाते हुए आपको दिखेंगे। और अच्छा खासा बेस बना लिया है, और बेस बनाने के बाद ही अभी वीकली चार्ट में भी पॉजिटिव आया है रिसेंटली। लेकिन अगर मार्केट नेक्स्ट 2-3 हफ्ता थोड़ा प्रेशर में रहता है, तो हो सकता है कि आपको एक बार 195 198 भी दिखेंगे। तो टेंशन करने का कोई बात नहीं है। स्टॉक एंड टेक्निकल एंड फंडामेंटल दोनों चार्ट में पॉजिटिव है। ठीक है, तो नीचे में अगर 195 200 आ भी जाता है तो और खरीदना ही है वहां पे। ये एवरेज करना है, फंडामेंटल बहुत ही बढ़िया कंपनी है। ठीक है, फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है। थोड़ी गिरावट मिलती भी है अगर आपको, तो ये मौका होगा एंटर करने का। संवर्धन मदरसन यार, ये भी स्टॉक ऐसा है जहां पे आज हमने कमजोर बाजार में मजबूती के साथ क्लोजिंग देखी। 3.25% के गेंस लेकर ये स्टॉक बंद हुआ। ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास जाकर क्लोजिंग देखने को मिली, क्योंकि कल एक ब्लॉक डील हुई थी जिसमें गोल्डमैन सैक्स ने कुछ 65 लाख शेयर खरीदे हैं। 87 करोड़ रुपए की रकम में खरीदे गए हैं। 132 रुपए 70 पैसे का भाव था सर। कल स्टॉक अगर आप देखेंगे उस भाव से नीचे बंद हुआ था, लेकिन आज उस भाव के आ गया है ऊपर। 135 रुपए की क्लोजिंग है। ये स्टॉक कैसा लग रहा है आपको? देखिए, टॉप से बहुत ही नीचे आ गया है। ऑलमोस्ट 215 52 एक हाई था, 215 से नीचे आ गया है। और 215 का जो जोन है, ऐसा नहीं कि 215 ही रेसिस्टेंस है। 200 से लेके 215 एक जोन है, जो कि लास्ट 7 से 8 साल हो गया सस्टेन ही नहीं कर पा रहा है। तो वहां से बहुत एक मेजर सेलिंग हुआ है। अभी देखिए, डाउन साइड में 115 एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। यहाँ पे फ्रेश बाय मैं इसलिए नहीं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि जो बॉटम हुआ है कि नहीं हुआ है, एक उसमें कुछ भरोसा नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत ही वॉलेटाइल है। और फंडामेंटल देखिए, फंडामेंटल तो अच्छा है। ऑलमोस्ट 94,900 करोड़ के आसपास प्रॉफिटेबिलिटी मार्केट कैप है, एंड 4,400 करोड़ के आसपास प्रॉफिटेबिलिटी है। सो प्रोमोटर होल्डिंग देखिए 58% है। फंडामेंटली लुकिंग गुड, बट इतना वॉलेटाइल है, इसलिए आपको 117 का एक स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड करना है। ठीक है, 117 के स्टॉप लॉस के साथ आप संवर्धन मदरसन को होल्ड करके चल सकते हैं। वारी एनर्जीज, खबर तो इनके लिए पॉजिटिव थी सर, लेकिन बाजार की जो गिरावट है उस चपेट में ये भी स्टॉक आज आ गया और 0.25% गिर के ही बंद हुआ। हालांकि शुरुआत अच्छी हुई थी और उसके बाद 2,464 रुपए तक भी ये गया था, लेकिन क्लोजिंग होगी 0.1% नीचे।
खबर यह है कि इनका 5.4 गीगावाट का यानी कि 5400 मेगावाट का एक सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जिसको ये कंपनी शुरू करने जा रही है नवसारी गुजरात में, और 29 मार्च से ये जो नया प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है कंपनी का, वो शुरू हो जाएगा। तो इस खबर के चलते थोड़ा यूफोरिया बना था, लेकिन बाजार की जिस तरह से स्थिति बिगड़ गई, ये स्टॉक भी नीचे आ गया। इस स्टॉक में खरीदारी करने के मौके हैं लोअर लेवल्स पे, या अभी और गिरने का इंतजार करें? देखिए सर, 1.5 महीना पहले आपने एक वीडियो बनाया था, आपने आई थिंक उस दिन मुझे फोन भी किया था, तो मेरा सेम स्टेटमेंट आज भी है, 2590, 25 से 90, उसके ऊपर एक क्लोजिंग चाहिए वीकली बेसिस, उसके बाद जाके मैं बाइंग करूंगा, उससे पहले बाइंग ही नहीं करूंगा। अब देखिए उस टाइम पे जब बताया था मैंने, उसके बाद कितने नीचे आया, उसके बाद हमको 2000 का प्राइस भी मिला, लेकिन आज तक मैंने इसमें बाइंग पोजीशन ही नहीं जनरेट किया, क्योंकि मैं एक आईपीओ हाई स्ट्रेटेजी यूज करता हूं, जब तक उस लेवल के ऊपर नहीं जाएगा उसमें एक प्राइस में मोमेंटम नहीं आता है। सो एक बार 2590 इसके ऊपर एक वीकली बेसिस क्लोजिंग चाहिए, उसके बाद ही मैं इसमें पॉजिटिव रहूंगा। आईपीओ हाई का मतलब जो आईपीओ का दिन हाई बन जाता है, या फिर आईपीओ जब लिस्टिंग होती है उसके बाद 1-2 दिन 3 दिन में, या आईपीओ हाई पहले? मतलब सर, आईपीओ दिन जब लिस्टिंग होता है ना, हाँ। लिस्टिंग का जब डे का टॉप है, जो हाई है, हम्म, उसके ऊपर हम्म, जैसे ही कोई भी कंपनी सस्टेन करता है ना, उसमें बहुत ही एक पॉजिटिव मोमेंटम आता है। सो जब भी कोई न्यू चार्ट होता है, फंडामेंटल्स पे, टेक्निकल्स पे ज्यादा हम्म। डेटा नहीं है, तब हम वही स्ट्रेटेजी यूज करते हैं ऑलवेज की, अगर मैं कोलकाता से अभी मैं दुबई जाना चाहता हूँ, अगर मैं एयरपोर्ट ही नहीं पहुंचूंगा तो मैं दुबई जा नहीं पाऊंगा। सो सिंपल, अगर मेरा आईपीओ हाई है और उस हाई के ऊपर मैं सस्टे सर्वाइव ही नहीं कर पा रहा हूं, तो नया हाई मैं बना ही नहीं सकता। मतलब आईपीओ हाई एक एयरपोर्ट या फिर लॉन्च पैड है, लॉन्च पैड ही नहीं पहुंचेंगे तो फिर एलिवेट कैसे होंगे, हैं? यस एग्जैक्टली सर। चलिए ठीक है। तो आईपीओ के दिन का हाई, आईपीओ हाई स्ट्रेटेजी बड़ी वाजिब स्ट्रेटेजी है सर। एक दो एनालिस्ट और भी हैं जो कि इस चीज को फॉलो करते हैं, तो बड़ी कारगर स्ट्रेटेजी है ये, जो कि एप्लीकेबल होती भी है, और इनफैक्ट इसके रिजल्ट्स भी हमें दिखते हैं। लेकिन सर जोमेटो, ये शेयर आज हमने देखा कमजोर होता हुआ दिखा, कल भी कमजोर था। कल तो बाजार मजबूती के साथ बंद हुआ था, लेकिन कल भी स्टॉक में 5% के आसपास की गिरावट थी। आज भी ये 5% तक लुढ़क गया था, 2.5% की कमजोरी लेकर बंद हुआ, नीचे 200 रुपए के नीचे भी गया था एक समय, क्योंकि आज बैंक ऑफ अमेरिका की ओर से सर इसमें एक बड़ा डाउनग्रेड आता हुआ देखा है। उन्होंने रेटिंग घटाकर न्यूट्रल कर दिया है, और टारगेट प्राइस को कट करके 250 रुपीज कर दिया है। इस डाउनग्रेड के बाद शेयर 200 रुपए के नीचे भी चला गया था, क्लोजिंग हुई है 204 रुपए के ऊपर। तो 204 शायद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर मुझे सही समझ है तो। जोमेटो को लेकर क्या राय बन रही है सर, या और गिरावट बची हुई है स्टॉक में? देखिए सर, प्रेशर तो बहुत दिन से आ रहा है जोमेटो में, और जो एक हफ्ते में मार्केट में एक रिकवरी हुआ था उसमें जोमेटो पार्टिसिपेट नहीं किया। सो मुझे लगता है जोमेटो में हमको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो जिनके पास बहुत बड़ी क्वांटिटी है, तो आपको 195 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और हम्म, मेरा एक फिक्स्ड एंड फाइनल एग्जिट और एंट्री वाला एकदम पक्का स्टॉप लॉस रहेगा, वो है 175। 175 मतलब यहाँ से भी ऑलमोस्ट 25-30 रुपीज नीचे मैं पकड़ के चल रहा हूँ। कभी भी अगर नीचे आता है, उसके बाद जोमेटो में रहना ही नहीं है, फाइनल एग्जिट हो जाएगा। लेकिन आई बिलीव की कंपनी का जो फंडामेंटल्स है, प्रॉफिटेबिलिटी है, अभी प्रॉफिट में ही है। लास्ट अगर हम देखेंगे कि 2-3 साल का परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट 40 था, ऑलमोस्ट ऑल टाइम लो। सो 40 से 300 हो गया, सो डेफिनेटली 300 से 200 एंड 175 तो बनता ही है एक बार। सो अभी 200 के नीचे अगर सस्टेन करेगा ना, तो एक थोड़ा रिस्की सिचुएशन बन रहा है। तो हम्म। इसीलिए 175 थोड़ा लंबा स्टॉप लॉस हो रहा है, लेकिन यही फिक्स्ड स्टॉप लॉस है, क्योंकि जो लास्ट टाइम एक सप्लाई जोन बना था ऑलमोस्ट 175 180 के जोन से ही बना था, तो मेरा फाइनल एक स्टॉप लॉस रहेगा 175 के अराउंड। ठीक है, थोड़ा डीप है, लेकिन इसी स्टॉप लॉस को आप फॉलो कीजिए। इसके नीचे चला जाए तो फिर तो आप इससे कर जाइए एग्जिट, दूरी बना लीजिए पूरी तरह से स्टॉक से। 175 तक एक उम्मीद रखिए कि अगर वहां तक सस्टेन कर जाता है, इसके नीचे नहीं जाता है, तो शायद इसमें बाउंस बैक आ जाए। बाउंस बैक लेकिन देखने को मिला सर आज एसएमएल इसूजू में। ये कमजोर बाजार में भी स्टॉक देखिए 2% ऊपर बंद हुआ। वैसे तो ये 1710 रुपए तक भी चला गया था, 1640 पर बंद हुआ है। खबर 2-3 दिन से बाजार में चल रही है कि इनके जो प्रमोटर्स हैं उसकी हिस्सेदारी बिक सकती है, प्रमोटर पूरा 43% स्टेक बेच सकते हैं। पहले आज से 2 साल पहले कुछ जेबीएम ऑटो का नाम चला था, वो स्टॉक का परसों भी काफी एक्टिव था, क्योंकि एमएनएम का नाम आ रहा था कि शायद एमएनएम इनके प्रमोटर का हिस्सा खरीदने की दौड़ में है। आज अशोक लेलैंड का नाम आ गया। सुनने में आ रहा है कि इनकी बोर्ड बैठक है आज, शायद इसका फैसला एसएमएल इसूजू के प्रमोटर का हिस्सा खरीदने का फैसला आज की बोर्ड बैठक में ही हो सकता है, ऐसा एक न्यूज रिपोर्ट बता रही है। तो एसएमएल इसूजू काफी एक्टिव हो रहा है सर। इसके चार्ट्स क्या बता रहे हैं, और अशोक लेलैंड भी देख लीजिएगा इसी के साथ सर। देखिए सर, पर्टिकुलर इस काउंटर ना पेनी स्टॉक
पूरा नहीं है, लेकिन आप 50-50 मान के चल सकते हो, क्योंकि मार्केट कैप ज्यादा नहीं है, 2000 करोड़ 300 करोड़ के आसपास ही मार्केट कैप है। लिक्विडिटी का प्रॉब्लम हमेशा से एक रहता है पर्टिकुलर इस काउंटर पे। और अब देखेंगे कि जो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है लास्ट ऑलमोस्ट 3 साल से वो भी डिक्रीज हुआ है, -4.40% के साथ। और रिसेंटली जो टॉप से ऑल टाइम जो टॉप से इतना फॉल हुआ, बाउंस बैक भी हुआ है थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम से लास्ट एक हफ्ते में। लेकिन मैं ना इसमें बिलीव नहीं करता हूं, क्योंकि इतना एक टॉप था, उसके बाद इतना नीचे आया है, अभी बेस नहीं बना है, और फंडामेंटल पे ओनली फॉर 2000 करोड़ की कंपनी है, तो इसमें ज्यादा कुछ अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। सो एक बार बेटर होगा इस पर्टिकुलर काउंटर को इग्नोर करना। जिनके पास है अभी आप होल्ड कीजिए, आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस रहेगा आपको 1450, 1450 के एक स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड कीजिए। देखिए लोअर टाइम फ्रेम से अच्छा बाउंस बैक भी हुआ है, ऑलमोस्ट 52 वीक जो लो था 1112 के आसपास, उससे अभी ऊपर भी आ गया है। तो आप एक बार फाइनल एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 1450। अगर उसके नीचे कभी भी जाता है इस काउंटर पे मत रहिए। और देखिए अशोक लीलैंड जो है सर, देखिए सेकेंड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल पे कंपनी है, और मुझे लगता है कि अशोक लीलैंड का जो आप प्रॉफिटेबिलिटी है आप देखेंगे, मतलब गजब का है। और लास्ट 3 से 4 साल अगर आप देखेंगे कि कितना एक अच्छा इन्वेस्टर्स को पैसा बना के दिया है, ऑलमोस्ट 3070 करोड़ के आसपास प्रॉफिटेबिलिटी है, 60,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। चार्ट में भी बहुत अच्छा लगता है मुझे अशोक लीलैंड। सो मुझे लगता है एक बार इन्वेस्टर्स को जिनके पास अशोक लीलैंड है 215 के अराउंड, उनको होल्ड करना चाहिए। अगर नेक्स्ट 7 से 8 महीने का मैं बात बोलूं, मिनिमम यहाँ से आपको 270 इनफैक्ट 300 का जोन आपको मिलेंगे, तो आपको वेट करना चाहिए अशोक लीलैंड पे। 270 से 300 तक के लेवल 3 महीने में, 5 से 6 महीने में सर। 5 से 6 महीने में, ठीक है। तो 5 से 6 महीने का आप समय दीजिए। अशोक लेलैंड में हो सकता है कि आपको ये 270 से 300 तक के जो लेवल्स हैं वो भी आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। तो आप SML इसूजू को अवॉइड कीजिए, लेकिन अशोक लेलैंड को आप अवॉइड नहीं कर सकते। 5 से 6 महीने का समय दीजिए। 270 से 300 रुपए तक के जो लेवल्स है वो भी देखने को मिल सकते हैं। सर रिलायंस पावर, इसमें तो आज बहुत ही शार्प अप मूव देखने को मिला। खबर क्या थी वो तो समझ नहीं आया कि इसका रीजन क्या था अप मूव का। 6.25% ऊपर ये स्टॉक बंद हुआ है। 41-40 का हाई था, आज 39 रुपए 39 पैसे पर बंद हुआ। इस स्टॉक को लेकर कोई व्यू आपका सर? रिलायंस पावर, यस सर। देखिए सर बहुत सालों से चला नहीं था, तो लास्ट 2 साल से चल रहा है, लेकिन इसमें हेवी क्वांटिटी करने का कोई मतलब नहीं होगा। नाम के आगे रिलायंस है, मतलब चलेगा, ऐसा कोई चीज नहीं है। और हम सबको ही पता है कि ये जो इनका केस वगैरह चल रहा था, अभी भी बहुत सारा कुछ मैटर पेंडिंग पे है। एक वेल्थ डिस्ट्रॉय रहा है लास्ट, देखेंगे 10 साल में बहुत पैसा लॉस कराया है पर्टिकुलर डिस्काउंटर ने इन्वेस्टर्स का। तो अभी जो ऊपर आ रहा है एक रेजिस्टेंस है ऑलमोस्ट 48-50 के जोन पे। तो मैक्सिमम सर यहाँ से भाग के 39-40 के अराउंड चल रहा है, तो यहाँ से भाग के 45-47 तक जा सकता है, लेकिन वहां पे रेसिस्टेंस है, इनफैक्ट 2019 का रेसिस्टेंस है, तो वो सर एक बार क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन मेरा सलाह ही रहेगा, बेटर ऐसे स्मॉल कैप में रहने का कोई मतलब नहीं होगा, पेनी स्टॉक में रहने का कोई मतलब नहीं है। आप अच्छा स्टॉक ढूंढिए, वहां पे रहिए। ठीक है, अच्छे शेयर में आपसे पूछता हूं सर, कौन से स्टॉक्स आप हमारे दर्शकों के लिए चुनकर लाए हैं। लेकिन उससे पहले कुछ दर्शकों के सवाल ले लेते हैं, जहां पे वो अपने सवाल पूछ रहे हैं। विजय कुमार जी का सवाल है सर, कह रहे हैं कि बाइंग लेवल ऑफ LTF यानी कि L&T फाइनेंस एंड JWL एंड पैरादीप फॉस्फेट एंड स्टॉप लॉस फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड। तो इनके बाइंग लेवल क्या होंगे सर, अगर खरीदने की अगर आप राय देते हैं L&T फाइनेंस, JWL और पैरादीप फॉस्फेट में छोटी अवधि के लिए? देखिए पैरादीप फॉस्फेट पे मुझे लगता है एक हमेशा ना साइकिलिक पैटर्न से चलता है, और साइकिलिक पैटर्न बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जब जब स्टॉक टॉप में रहता है उसके बाद नियर अबाउट 20-25% करेक्शन आता ही है। तो अभी एक बेस बना रहा है, बेस कंफर्मेशन हुआ है। मुझे लगता है कि आप इस जोन पे अगर आपके पास एक 6 से 8 महीने का व्यू है, अगर आप सोचते हो कि नहीं मुझे प्रादीप में बाइंग करना चाहिए, तो आप कर सकते हो। आपका टारगेट होना चाहिए, पहला टारगेट 115 और सेकंड टारगेट होगा आपका 125। तो आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, वो है 96 के अराउंड, 96 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। आप हायर केस में आपको 125 तक लेवल मिलेंगे। 125 के ऊपर जैसे ही क्रॉस करेगा उसके बाद फिर से आपको न्यू हाई देखेंगे चार्ट में। और LT फाइनेंस में देखिए, LT फाइनेंस एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है, लेकिन इसमें सर प्रॉब्लम यह है कि जो
अभी इतना न्यूज आता है तो न्यूज के चलते ना स्टॉक पर्टिकुलर चला नहीं है लास्ट 2-3 सालों में। 2 साल में तो चला है, लेकिन अल्टीमेटली अगर हम देखेंगे कि लंबा थोड़ा हायर टाइम फ्रेम में 190 का अराउंड प्राइस था 2017-18 के 16 के टाइम पे, अभी भी 150-160 के अराउंड ही ट्रेडिंग हो रहा है। सो एक बार क्या होता है ना 200 के ऊपर क्लोजिंग और उसके बाद मंथली एक बार कंफर्मेशन, तब जाके इसमें एक लॉन्ग टर्म मल्टी वगैरह होने का पॉसिबिलिटीज है। लेकिन अभी आप बाय करोगे तो आप फंसे रहोगे, 2-3 साल आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। सो अगर आपके पास है आप होल्ड कर सकते हो, कोई बात नहीं, विद स्टॉप लॉस ऑफ 130। तो 152 चल रहा है, यहाँ से आप एक बार ऑलमोस्ट 25 रुपीज का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड होल्ड कीजिए। आपको 190 एंड 200 के आसपास एक बार प्राइस आपको मिलेंगे। और JWL? JWL आपने बताया, राइट? ओके जी। जुपिटर वैगन, राइट सर? यस सर। ओके देखिए, जुपिटर वैगन बहुत ही बढ़िया कंपनी है और अच्छा खासा लोअर एक टाइम फ्रेम से अभी ऊपर आ रहा है। मुझे लगता है कि आपके पास होल्ड ही करना चाहिए। 370 ट्रेडिंग हो रहा है, मुझे लगता है इसमें आपको बहुत ही जल्दी 440 से लेके 460 का प्राइस दिखेंगे। और देखिए, रेलवे डिफेंस अभी एक ऐसा सेक्टर है ना सर, इंडिया में बहुत ही हॉट ट्रेंडिंग इंडस्ट्री है, जो कि नेक्स्ट 10 साल 15 साल चलेंगे। और जो कि विकसित भारत, जो कि एक मोदी जी का जो कॉन्सेप्ट है, तो मुझे लगता है इसमें जुपिटर वैगन जैसे कंपनी बहुत ही चलेंगे लॉन्ग टाइम फ्रेम में। और अगर नीचे जाना होता तो 283 285 ऑलमोस्ट लो था उसमें, वहां से ऑलमोस्ट 100 रुपीज अभी ऊपर आ गया है। तो एक बार आप होल्ड कर जाइए, 6 से 8 महीने का वक्त है। 370 ट्रेडिंग हो रहा है, मुझे लगता है 440 से लेके 480 आपको बहुत जल्दी दिखेंगे। ठीक है, ओके। अच्छा सर, ज्यादातर लोग ना, ज्यादातर दर्शक सवाल पूछते हैं, और एक दर्शक है, उन्होंने तो अपना टारगेट भी दे दिया एक स्टॉक को लेकर, वो है आईओसी। अभिनंदन शाहीन जी कह रहे हैं कि आईओसी तो 200 जाएगा 2025 एंड तक। ओके देखिए, आईओसी 200 तक जाएगा कि नहीं जाएगा 2025 तक, ये तो मैं सर आपको नहीं बोल सकता यहाँ पे, क्योंकि ऑयल सेक्टर जो है सर बहुत ही मतलब अप्स डाउन्स चलता है रहता है। लेकिन चार्ट में अगर मैं टेक्निकली लेवल टू लेवल में बात करूं, तो बेसिकली देखिए 110 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। और चार्ट में देखिए अभी एक रेसिस्टेंस है ना 138 के 136 के अराउंड। सो अगर 138 139 के एक बार पार क्लोजिंग देता है वीकली बेसिस पे, फिर जाके आपको एक बार 170 से लेके 180 का भाव आपको दिखेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे बोलना बहुत ही मुश्किल है कि 200 तक जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए, इन्होंने अपनी एक महत्वाकांक्षा कह दीजिए, या फिर अपनी एक इमोशन जरूर जाहिर करी है। आई होप, या फिर ऐसा लग रहा है कि इनके पास ये शेयर होगा, और इसी टारगेट के साथ शायद ये होल्ड भी कर रहे हैं कि 2025 के एंड तक 200 रुपए का भाव आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपका टारगेट आ जाए सर। इस बीच संजय सिंह जी कह रहे हैं कि ग्रीव्स कॉटन 286 पे लिया हुआ है, एंड जेएसडब्ल्यू इंफ्रा लिया है या लेना चाहते हैं वो तो नहीं पता, लेकिन ग्रीव्स कॉटन सर 286 का रखा हुआ है इनके पास। देखिए ग्रीव्स कॉटन में सर बेसिकली 213 के आसपास ट्रेडिंग हो रहा है। एक अच्छा बेस बनाया और नीचे एक सपोर्ट भी है 205 के अराउंड। तो एक अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत ही अच्छा फेवरेबल आ रहा है। अगर 205 के नीचे नहीं जाता है तो हाईली पॉसिबिलिटी से फिर से बाउंस बैक करेगा 220 से 230 के अराउंड। सो एक बार वेट करना बेटर रहेगा। एंड जिनके पास ऑलरेडी है उनको एक स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है 205 के अराउंड। तो अगर 205 नहीं तोड़ता है, फिर से बाउंस बैक होता है, तो मुझे लगता है फिर से आपको एक बार 225 से लेके 235 का जोन मिलेंगे। इनके प्राइस आ जाएंगे सर 286 वाले। 286 से बहुत हाई प्राइस है, उनको अभी एवरेज भी नहीं करना चाहिए क्योंकि मेक और ब्रेक लेवल पे है। सो बेटर रहेगा एक बार जैसे ही 220 के ऊपर आएगा ना, आप चाहो तो एवरेज कर सकते हो, लेकिन 205 आपको स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। चलिए, स्टॉप लॉस आपका डिफाइन हो गया 205 रुपए का, उसके नीचे नहीं गया तो तेजी बढ़ेगी, लेकिन 286 भी आ जाएगा सर। आपका जो प्राइस है वो भी थोड़ी सी मुश्किल यहाँ पे दिख रही है। तो संजय जी, आपके लिए स्टॉप लॉस का लेवल आ गया, उसको होल्ड करके आप उम्मीद कीजिए। जो लेवल सर ने बताए हैं वो लेवल्स अगर आ जाते हैं तो फिर आप दोबारा से इसको रिव्यू करा लीजिएगा। हम आपकी सेवा में हमेशा तत्पर हैं, बैठे हुए हैं सर। विनीता गुप्ता, अच्छा सर, इसमें जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पे बात रह गई सर। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा तो मुझे याद है, एक बार पहले भी आपसे आपने एक बार रिकमेंड किया था, उस समय ये स्टॉक 280 रुपए के आसपास था। आपने कुछ 320-25 का टारगेट दिया था, वो टारगेट भी अचीव हुआ था। अभी भी आप देखिए बाजार कमजोर है सर, 315 रुपए के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और आज भी 3% ऊपर ही था। सर
ये JSW इंफ्रा में ना पहला दिन, उसके बाद मुझे आज भी याद है, तब मैंने कॉल दिया था, वो ये आईपीओ हाई वाला स्ट्रैटेजी। अगर आप चार्ट में देखेंगे, जैसे ही चार्ट में जो डे हाई था उसके ऊपर सस्टेन कर रहा था ना, उस टाइम पे मैंने कॉल दिया था, वो कॉल टारगेट भी अचीव हुआ था। फिर से जब मार्केट नीचे आया तो नीचे भी आ गया। सो अभी चार्ट में सर बहुत ही स्ट्रेंथ है। मुझे लगता है ना एक रेसिस्टेंस है, वो रेसिस्टेंस सर अभी 325 के अराउंड है। अगर 325 के ऊपर सस्टेन करता है तो जो ऑल टाइम हाई है 356 350 के अराउंड आपको दिखेंगे। और सर फंडामेंटल पोटेंशियल है, न्यू चार्ट है, ज्यादा चला नहीं है, तो हाईली पॉसिबिलिटीज है जैसे एक बार 356 के लेवल के ऊपर आएगा 390 400 का जोन आपको दिखेंगे। तो जिनके पास है उनको स्ट्रिक्टली होल्ड करना है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि 325 पार हुआ, फिर 360 का जो ऑल टाइम हाई था वो भी पार हो जाएगा। यस, परफेक्ट है, ठीक है सर। इसलिए इस स्टॉक में आप उम्मीद करें कि 325 का लेवल पार हो जाए, जो मेजर हर्डल, एक मेजर रेजिस्टेंस है, वो पार हो गया तो फिर इसमें बड़ी तेजी बन सकती है। वैसे भी कमजोर बाजार में भी आज देखिए अच्छी खासी मजबूती के साथ ये बंद हुआ। इस बीच विनीता जी कह रही हैं कि नमस्कार संदीप सर। आपको भी नमस्कार विनीता जी, बहुत स्वागत है आपका। जीनस पावर सर इनके पास 380 का लिया हुआ है, ये पूछ रही हैं कि एवरेज करें या फिर सेल करें। जाहिर सी बात है 380 का इनको लिया हुआ है, 266 पे है, तो लॉस हो रहा है। तो पहला सवाल ये आता है कि क्या और ले लूं, थोड़ा एवरेज कर लूं, या फिर लॉस लेके निकल जाऊं? नहीं सर, अभी उनको यहाँ से एग्जिट करना नहीं चाहिए, क्योंकि जो एक शॉर्ट टर्म में बेस था और 52 क्लो था वो 230 के अराउंड, और बेस भी बनाया ऑलमोस्ट 238 40 के जोन से। सो अभी 266 चल रहा है, तो मुझे लगता है उनको एक बार होल्ड करना चाहिए। कंसोलिडेशन थोड़ा करेगा तो उसके ऊपर फिर से हाईली पॉसिबिलिटीज है कि कंपनी ऊपर आ जाए। तो उनको एक बार या तो आप यहाँ पे एवरेज कर सकते हो, एवरेज करने का भी अच्छा, क्योंकि उनका बाइंग है, आई थिंक आपने क्या बोला सर, कितने जोन पे बाइंग है उनका? सर 380 पे लिया हुआ है। 380 पे, तो बहुत ही हायर टाइम फ्रेम में उनका बाइंग है। तो एक बार चाहो तो इस जोन पे आप एवरेज कर सकते हो। अच्छा कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा, शॉर्ट टाइम पे थोड़ा करेक्शन अभी यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, तो चाहे तो एवरेज कर लीजिए, लॉन्ग टाइम का आप व्यू रखिए, थोड़ा लंबा व्यू रखिए, तो यहाँ पे आपको हो सकता है कि जो आपका लॉस है वो भी रिकवर हो जाए। इस बीच रणबीर जी कह रहे हैं, गुड आफ्टरनून सर, प्लीज मुझे एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज और इको रिसाइकलिंग का टारगेट बताने का कष्ट करें। प्रदीप जी से पूछकर कोई शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए स्टॉक भी बताएं। आई एम रेगुलर व्यूअर ऑफ मनी 9। तो सर एक तो पहले इनके दो सवाल हैं, एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज और इको रिसाइकलिंग, अगर आप इसे ट्रैक करते हो इस पे एड्रेस कर दीजिए। और शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए मौका आ गया है सर आपके कॉल्स जानने का, ये कह रहे हैं कि पूछवाई दीजिए आप। ओके, देखिए तो एरोफ्लेक्स में सर देखिए एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। सो स्टॉप लॉस जो रहेगा सर 161 के आसपास, क्योंकि बहुत वॉलेटाइल कंपनी है, ज्यादा सर मार्केट कैप नहीं है, लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है। सो इसमें बहुत ही सतर्क रहना है। और ज्यादा इसमें मार्केट कैप नहीं है, इसलिए बहुत पंपिंग डंपिंग वाला केस हो सकता है। सो एक बात, क्योंकि सर जो 1500 करोड़ 2000 करोड़ का कंपनी है, यहाँ पे ज्यादा सस्टेनेबिलिटी नहीं रहता। देखेंगे कि टॉप से भी ऑलमोस्ट 260 270 से ऑलमोस्ट नीचे आते आते अभी 171 के आसपास ट्रेडिंग हो रहा है। सो उनको एक बार स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 162 के अराउंड। सो उसके बाद आप होल्ड कीजिए। देखिए अपकमिंग फ्यूचर में अगर 162 नहीं तोड़ता है, आपको एक बार 195 200 तक दिखेंगे, लेकिन और ऊपर आना उसके बाद ही होगा। और सेकंड स्टॉक सर इको रिसाइकलिंग, राइट? देखिए इसका हाल भी सर और खराब है। ओनली पर 1200-1300 करोड़ के आसपास कंपनी है, और 20-22 करोड़ के आसपास नीट प्रॉफिट है। तो और लगातार जो कंपनी अभी ऊपर से नीचे गिरा है, ये कुछ ठीक नहीं है। तो यहाँ पर भी सर सेम प्रॉब्लम है, दोनों पेनी स्टॉक ही आप मान के चल सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कि पूरा खराब है, लेकिन हो सकता है इसमें आपका ऐसे स्टॉक में कंफ्यूजन में नहीं रहना है आपको। तो इसमें भी ज्यादा रिकमेंडेशन कुछ नहीं रहेगा। और अगर मैं बात करूंगा सर रिकमेंडेशन क्या है, देखिए मैंने अभी फ्रेश आज के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैंने रिलायंस इंडस्ट्री पे बात किया, रिलायंस इंडस्ट्री ऊपर आया। मैंने एक्सिस बैंक पे बात किया, एक्सिस बैंक ऊपर आया। जैसे कि लास्ट एक हफ्ता पहले भी जब हमने आरवीएनएल बेल पे मैंने बात किया, वो भी सारे काउंटर अभी ऊपर आ गया, बहुत मतलब 18-20% ऊपर आ गया। तो सारे काउंटर्स में हेल में मेरा बाइंग कॉल था, सब में मेरा बाइंग पोजीशन में मैं बैठा हुआ हूँ। अभी जो सिचुएशंस है, रेलवे काउंटर और डिफेंस काउंटर दोनों में बहुत ही शॉर्ट टाइम में लास्ट एक हफ्ते से जो जितना एक फॉलो अप बाइंग हुआ है, तो इसके वजह से बहुत ऊपर आ गया है। नेक्स्ट
एक डेढ़ हफ्ता में हो सकता है थोड़ा और करेक्शन आपको दिखेगा। यहाँ से मान लो आप ए पकड़ के चल सकते हो कि 8 से 10%, 12% फिर से नीचे जाने का एक पॉसिबिलिटीज मेरे को लग रहा है, क्योंकि मार्केट इतना तेजी से ऊपर आ गया तो उतना ही तेजी से मार्केट नीचे जा सकता है। जब जाएगा तो आपको फिर से एक बार आरवीएनएल, बेल, हैल ऐसे कंपनीज में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, तब जाके आप इन्वेस्ट कीजिए, तो फिर आपका पैसा बनेगा। तो मार्केट का जो शॉर्ट टर्म गैम्बलिंग है इससे भी आप बचेंगे और आपका लॉन्ग टर्म वेल्थ बनेगा इससे। चलिए ठीक है सर, तो वेट कीजिए अच्छे लेवल्स पे अच्छे स्टॉक्स के आने का, आपका अच्छा खासा पैसा बनेगा। फिलहाल के लिए कोई स्टॉक सर आप रिकमेंड करना चाहेंगे शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए? नहीं सर, आज को तो ऐसा कोई स्टॉक अभी मेरे पास है नहीं। चलिए ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल के लिए बाजार का जिस तरह का मूड माहौल है, फ्रेश एंट्री या फ्रेश निवेश के लिए कोई स्टॉक नहीं है। लेकिन विनीता गुप्ता जी कह रही हैं कि HBL इंजीनियरिंग और एफएल इंडिया, इन दोनों स्टॉक्स में कहाँ फ्रेश एंट्री करनी चाहिए, ये बता दीजिए। देखिए एचबीएल पे मुझे लगता है कि एक बार उनको अभी भी वेट करना चाहिए। जो 440 के अराउंड एक बार नीचे आया था, अभी 459 के अराउंड ट्रेडिंग हो रहा है, तो हो सकता है एक बार फिर से उनको 445 450 के अराउंड एक बार प्राइस मिले, तो यहाँ से भी 15 टू 10 रुपीज नीचे। तो अगर उनको एंट्री करना है तो बेटर रहेगा एक बार वहां पे वो एंट्री करे। और सेकंड स्टॉक सर आपने नाम क्या बताया? एफएल इंडिया। ओके, देखिए एफएल इंडिया का चार्ट बहुत ही अच्छा था एक टाइम पे, अभी जो नीचे आया था उसके बाद थोड़ा अभी करेक्शन करके बॉटम बनाया, एक अच्छा बेस बनाया, नीचे पैराबोलिक पैटर्न बनाया। और वीकली चार्ट में ना सर इतना अच्छा, मतलब अभी तक जो हमने डिस्कशन किया 2020 से पर्टिकुलर इस काउंटर ने एक अच्छा रिटर्न इन्वेस्टर्स को बना के दिया है। तो मुझे लगता है देखिए एक लार्ज कैप कंपनी है, 22,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, और प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे सर अच्छा 350 करोड़ के आसपास प्रॉफिट भी है। शॉर्ट टर्म जो करेक्शंस हुआ था, करेक्शंस के बाद अभी ऊपर आ रहा है, तो 1616 के अराउंड अभी आज का एवरेज प्राइस था और 1601 के अराउंड अभी लास्ट क्लोजिंग है। मुझे लगता है इसमें आपको होल्ड करना चाहिए। अगर आप फ्रेश बाई भी करना चाहते हो तो इस काउंटर को आप कर सकते हो। नेक्स्ट आपको जो पहला टारगेट होना चाहिए वो 1750, और सेकंड टारगेट जो ऑल टाइम हाई था 1850 के अराउंड, सो उसमें भी जा सकता है। आपको एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है, स्टॉप लॉस रहेगा सर आपका 1320, 1320 रहेगा मेरा स्टॉप लॉस। अच्छा ठीक है सर, ओके, ये बात होगी एफएल इंडिया की 1320 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे अपना पोजीशन को बना के चल सकते हैं। इस बीच मोहम्मद शाहनवाज जी कह रहे हैं मेरे पास इरकॉन इंटरनेशनल का शेयर 259 रुपीज का है, क्या करें, अभी एवरेज कर लें क्या? तो एक 259 मान लीजिए मोटा मोटी 260 का रखा हुआ है सर इरकॉन, इन लेवल्स पे एवरेज कर सकते हैं इरकॉन में? देखिए 3 हफ्ता पहले एवरेज करने का बहुत ही एक परफेक्ट टाइम था, और आज 158 चल रहा है। मुझे लगता है आप 2-3 दिन वेट कर जाइए, 3-4 दिन वेट कर जाइए, आपको फिर से एक बार 145 140 का जो मिल सकता है उस टाइम पे आप एक बार एवरेज कर लीजिए। लॉन्ग टाइम फ्रेम में मैं बहुत ही पॉजिटिव हूँ। ठीक है। विजय प्रजापति जी कह रहे हैं कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, सुजलॉन, एनएचपीसी, इनके अगर आप टारगेट बता सकें। देखिए आईडीएफसी फास्ट बैंक सर चार्ट में बहुत ही वीक है, और अभी बेस नीचे क्लियर नहीं हुआ है कि कब 57 या 50 तक भी जा सकता है। 57 अभी ट्रेडिंग हो रहा है, 50 तक भी जा सकता है। सो एक बार बेटर रहेगा आप वेट कीजिए। एक 2023 का सपोर्ट जोन है 52 के अराउंड, मुझे लगता है वहां पे रिटेस्ट होना चाहिए। और एनटीपीसी, एनएचपीसी सर। ओके, एनएचपीसी में सर अभी 80 के अराउंड ट्रेडिंग हो रहा है, और एक अच्छा खासा बेस बनाया, मुझे लगता है बेस हो गया है। जो पहला टारगेट होना चाहिए वो है सर 89, सेकंड टारगेट होना चाहिए 96 के अराउंड। आपको एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है 73, क्योंकि 73 एक एवरेज प्राइस है 2025 का। और लास्ट जितना आप मूव देखेंगे कि जब एक मोरोबोजू कैंडल बनाया था ऑलमोस्ट 2024 में, तो 2024 के बाद जो एक रैली आया था 115 के आसपास गया था, फिर से जब नीचे आया अगेन लो वही है 72 73, तो 73 72 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है लोअर साइड में। सो एक बार उनको होल्ड करना चाहिए, मुझे लगता है एक बार 95 96 के अराउंड उनको दिखेंगे प्राइस। ठीक है सर, बाजार स्टाइल रिटेल ये सितंबर की लिस्टिंग है, इसको जरा आप अपने स्क्रीन पे लगा लीजिए, मैं प्रवीण जी का सवाल पढ़ देता हूँ तब तक। कह रहे हैं कि बाजार स्टाइल रिटेल आईपीओ के हैं 38 शेयर, 389 रुपए का प्राइस है, और क्या करें, क्या इसमें एवरेज कर सकते हैं? बाजार बाजार स्टाइल बोला आपने, राइट? बाजार स्टाइल रिटेल सर। ओके,
देखिए सर, आईपीओ के बाद तो सर जो अभी नीचे ही आया है, ज्यादा इसमें कुछ बेनिफिट नहीं हुआ है कंपनी को। एंड लगातार ये जो मैंने आपको एग्जांपल दे रहा था, देखिए आईपीओ जो हाई है, हाई के बाद मतलब वो वही वाला सीन हुआ कि एयरपोर्ट तक आया है लेकिन दुबई पहुंचा ही नहीं, तो एयरपोर्ट तक भी नहीं आ पाया। तो यही है सर एक रियल एग्जांपल की, देखिए 400 से 200 आ गया, अभी तो सर 180 भी लो लगाया था। तो ये इसमें दम नहीं है, आपको नहीं रहना है इसमें। आईपीओ हाई के बाद जाएगा, जब बंदा रेडी हो जाएगा कि मैं एयरपोर्ट तक आ चुका हूं, मैं दुबई जाऊंगा, उसके बाद आपको लेना है, अभी नहीं। ठीक है, ओके। सीजी पावर सर एक मजबूत स्ट्रक्चर है, आज भी देखें तो हरे निशान में बंद हुआ। मुकेश कुमार जी का रखा हुआ है सर 663 रुपए का, कह रहे मैं 2 साल होल्ड कर सकता हूँ। देखिए सीजी पावर मुझे लगता है कि एक अच्छा काउंटर रहा है और लास्ट कुछ सालों में अच्छा रिटर्न भी दिया है। तो जिनके पास है उनको अभी होल्ड करना चाहिए। और लोअर टाइम फ्रेम से जो इतना एक शार्प रिकवरी आया है, बहुत ही कम स्टॉक में ऐसा दिखने को मिलता है। और नीचे देखिए एक शॉर्ट टर्म में बेस भी बनाया, अगर हम डेली मूविंग भी देखेंगे, वीकली मूविंग भी देखेंगे, बहुत ही बढ़िया एक शार्प मूवमेंट रहा है। और 20 मूविंग प्राइस के ऊपर चल रहा है। देखिए इसका 100 मूविंग प्राइस है ऑलमोस्ट 671 के अराउंड। तो 671 के ऊपर जाएगा तो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है 740 एंड 780 के अराउंड आपको दिखेंगे। तो आप अगर आपके पास है होल्ड कीजिए। अच्छा, ठीक है। इस बीच सर एक और हाल ही की लिस्टिंग है वन मोबीक्विक सिस्टम्स, 328 के रेट पर हमारे एक दर्शक हैं, कह रहे 140 शेयर लिए हैं, क्या करें? तो ये सर 698 तक चला गया था लिस्टिंग के बाद, और अच्छी खासी लिस्टिंग हुई, उसके बाद करेक्शन हुआ, करेक्शन के बाद इन्होंने लिया है 328 के आसपास, कि 700 वाला 328 पे मिल रहा है, लेकिन 305 पे आज खड़ा है क्योंकि 4% आज भी गिर गया। इस स्टॉक के चार्ट्स क्या बता रहे हैं सर? क्या इसमें लोअर लेवल्स पे बाइंग इंटरेस्ट होना चाहिए किसी का, जिस तरह के फॉर्मेशंस हैं? देखिए 260 तो एक लो है, लेकिन चार्ट में ज्यादा डेटा नहीं है। तो मेरा सलाह ही रहेगा, अगर आपको बाई करना है तो एक बार वेट कर जाइए, अभी नहीं, क्योंकि न्यू लिस्टिंग है, प्राइस सस्टेनेबल नहीं है, तो एक बार धोखा भी हो सकता है। तो इस बार वेट कर जाइए, एक बार प्राइस को यहाँ पे सस्टेन करने दीजिए, 2-4 महीना देखिए पहले, उसके बाद जाके यहाँ पे डिसीजन लीजिए, अभी इन्होंने कुछ ले नहीं रखा करना। सर, इन्होंने ले रखा है 328 पे। ओके 328 पे ले रखा है, तो आप एक बार होल्ड कीजिए 260 के स्टॉप लॉस के साथ। अगर 260 कभी भी ब्रेक करता है तो आपको निकल जाना है। और आप एक बार वेट कीजिए, मुझे लगता है कि आपको 328 330 के प्राइस बहुत जल्दी मिल जाएंगे। सर 260 रुपए थोड़ा स्टॉप लॉस डीप नहीं हो गया? एक्चुअली सर बेस वहां पे ही है, उससे पहले जो भी स्टॉप लॉस होगा, मान लीजिए 295 भी हो गया, 280 भी होगा, तो एनी टाइम हिट हो सकता है। और लास्ट वीक ऑलमोस्ट जो एक प्राइस मोमेंटम आया था 350 के अराउंड, तो 350 से अभी फिर से नीचे आ रहा है, 304 हो गया। तो बहुत ही वॉलेटाइल है, तो इसीलिए मेरा प्रेफरेंस ही नहीं रहेगा इस स्टॉक में। मैं 2-3 महीना पहले देखूंगा। और क्योंकि टॉप भी बनाया था 640 के आसपास, 680 भी ऑलमोस्ट हाई गया था, तो वहां से अभी 300 ट्रेडिंग हो रहा है, क्या पता कल से 200 भी हो जाए। तो इसीलिए मुझे एक फाइनल स्टॉप लॉस जो कि है रखना है, वो है 260 के अराउंड। अगर 260 ब्रेक करता है तो फाइनल इसका चार्ट पूरा खराब हो जाएगा। तो थोड़ा तो दूर है सर, लेकिन यही सर आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। स्टॉप लॉस डीप आ रहा है क्योंकि डेटा फॉर्मेशंस कम है हमारे पास, इसलिए इन्हीं लेवल्स को आप स्टॉप लॉस मान के चलिए। आईटीसी होटल सर, आशिफ पटेल जी का सवाल है, कह रहे हैं कि 197 पे लिए हुए हैं, और फिनोलेक्स केबल्स भी है 932 पे। फिनोलेक्स केबल्स की बात करते हैं, लेकिन पहले आईटीसी होटल जो कि आज 4% के आसपास, माफ कीजिए 2.5% लुढ़का है, इनका 197 पे लिया हुआ है सर, आज 191 पे बंद हुआ है। मुझे लगता है उनको होल्ड करना चाहिए। चार्ट में तो एक बहुत ही शार्प रैली आया था शॉर्ट टाइम पे, उसके बाद अभी तो सर 2-2.5% के अराउंड नीचे आया है। सो मुझे लगता है उनको एक बार 184 एंड लॉन्ग टाइम में थोड़ा 180 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और होल्ड करना है। मुझे लगता है कि आईटीसी होटल का जो पोटेंशियल है ये बहुत ही अच्छा है, 39,750 करोड़ के आसपास इनका मार्केट कैप है, और इनका बिजनेस बहुत ही सस्टेनेबल है एंड लॉसेस में नहीं है, तो होल्ड करना चाहिए। नेक्स्ट फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होने वाला है। और फिनोलेक्स केबल पे देखिए, अगर हम देखेंगे कि एक फ्रेश ना ब्रेक डाउन हुआ है, ऑलमोस्ट 1050 के आसपास एक ब्रेक डाउन हुआ था, उसके बाद कभी सस्टेन नहीं किया। अभी एक सबसे बड़ी बात की सर, यहाँ पे 200 वीकली मूविंग एवरेज प्राइस के आसपास एक सपोर्ट ले रहा है। मैं जितने बार भी पहले बोला हूँ 200 डेली मूविंग एवरेज, लेकिन अभी बोल रहा हूँ 200 वीकली मूविंग एवरेज। तो 200 दिनों का वीकली मूविंग एवरेज का प्राइस का एक एवरेज प्राइस है, वो है 785 एंड 800 का जोन, अभी 895 चल रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे डेफिनेटली एक बेस बनाया है, नहीं तोड़ना चाहिए इस लेवल को, तो एक बार होल्ड कीजिए, कंसोलिडेशन करेगा।
अगर चार्ट में 940 इसके ऊपर सस्टेन करता है तब जाके फिर से एक बार प्राइस में फॉलो अप बाइंग दिखेंगे, अभी नहीं। ठीक है, ओके। इसके अलावा सर जेएसडब्ल्यू एनर्जी, इस पर सोमवीर जी का सवाल है, कह रहे हैं कि जेएसडब्ल्यू एनर्जी 50 शेयर है मेरे पास 545 पर, 2 महीने के लिए क्या करें सर? 2 महीने का व्यू है, लिया हुआ है 545 का, 551 पे है, आज गिरा है लेकिन फिर भी इनके भाव के ऊपर है सर। देखिए उनको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 518, और एक टारगेट जो मैं अभी दे रहा हूँ 578 रहेगा पहला टारगेट, क्योंकि 578 पे ऑलमोस्ट 4 टाइम रिजेक्शन आया है, वहां से कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर दिख रहा है वीकली चार्ट पे। सो 578 और 580 इसके ऊपर सस्टेन करेगा ना एक बार, तो नेक्स्ट टारगेट होगा सीधा 640। 570 के ऊपर क्लोजिंग होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि आपका बाइंग प्राइस के ऊपर भी है, आप एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन कीजिए, 518 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, ओके। इस बीच दिलीप भाई दर्जी जी का सवाल है सर, केपीआई ग्रीन को लेकर, कह रहे हैं मेरे पास केपीआई ग्रीन के 544 के भाव पर शेयर रखे हुए हैं, क्या करना चाहिए प्लीज बताएं। तो इनका प्राइस 544, स्टॉक आ गया 408 रुपए पर, आज भी 4% गिरा है। देखिए अभी कंसोलिडेशन करेगा, अभी कंसोलिडेशन पे टाइम देना चाहिए उनको, क्योंकि जब प्राइस नीचे आता है, अभी बॉटम भी थोड़ा बनाया नीचे, और उसके बाद अभी कंसोलिडेशन, थोड़ा अभी टाइम करेक्शन में जाने वाला है। सो रेंज यही रहेगा कि एक बार 390 से लेके 460 470 हायर केस में, तो उनको थोड़ा टाइम चाहिए अभी, क्योंकि लगातार कंपनी जब लिस्टिंग हुआ उसके बाद से नॉन स्टॉप भागा है, कभी कंसोलिडेशन किया ही नहीं है। मतलब 22 से ऑलमोस्ट 730 के आसपास ऑल टाइम हाई हो, लेकिन कभी भी उसके बाद कंसोलिडेशन नहीं किया था। तो अभी नीचे आ रहा है, तो मुझे लगता है उनको एक बार वेट करना चाहिए, नीचे बेस भी अच्छा खासा बना लिया है, तो टाइम करेक्शन जाने वाला है। ठीक है सर, राज जैन जी कह रहे हैं कि करंट मार्केट प्राइस से पेटीएम बाय कर लूं क्या, क्या टारगेट होगा इसका? 775 की क्लोजिंग है। देखिए सर, पेटीएम को रिसेंटली ना सेबी से रिसर्च एनालिस्ट का कॉर्पोरेट लाइसेंस मिला है, तो अभी देखिए डेवलप कर रहा है। विजय शेखर शर्मा जी एक बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन है, और बहुत ही मतलब उनके पास नॉलेज है, मैं देख रहा हूँ। लेकिन क्या है ना, देखिए इनका लिस्टिंग तो खराब हुआ है, उसके बाद अभी 776 के अराउंड ट्रेडिंग हो रहा है। मुझे नहीं लगता अभी भी फिलहाल बाइंग करना चाहिए, और लास्ट 6 महीना 8 महीना 1 साल 2 साल से मैं यही चीज बोल रहा हूं, क्योंकि अल्टीमेटली जब तक एक सस्टेनेबल प्राइस के ऊपर क्लोजिंग नहीं करेगा, तो प्राइस के साथ, टाइम के साथ और बिजनेस के साथ वो एक कंफर्मेशन, तीनों चीजों में कंफर्मेशन नहीं है। तो अभी लाइसेंस आया है, अलग अलग चीजों पे एक्सप्लोर कर रहा है, नया एसेट मैनेजमेंट पे जा रहा है, अलग अलग चीजों से रेवेन्यू आना है, लेकिन ये सब फ्यूचर प्लान है, तो अभी प्राइस में नहीं दिख रहा है। क्योंकि अभी भी मुझे लगता है कि 2-3 साल चाहिए होगा पेटीएम को। अगर 1250 उसके ऊपर कभी भी क्लोजिंग देगा ना, तब जाके मैं एंट्री लेने का मैं सोच सकता हूं, लेकिन अभी तो नहीं। और क्योंकि डे वन से ही लिस्टिंग इतना हाई प्राइस में था और इन्वेस्टर का इतना पैसा डूबा है, तो इसीलिए मैं हमेशा पेटीएम को इग्नोर करता हूं। ठीक है, इग्नोर करना चाहिए पेटीएम को, इससे आप दूर ही रहें, ज्यादा बेटर है आपके लिए। अब्बास जी कह रहे हैं कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज 13880 बाय टाइम फ्रेम 2 मंथ्स, क्या करें सर प्लीज व्यू। 13880 वाला सर 13200 के आसपास 260 पर आज जाके बंद हुआ है, तो इनके प्राइस से ज्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन ये भी शेयर सर हाई बीटा नेचर है, चलता है तो बहुत तेज चलता है और गिरावट में भी काफी तेजी से नीचे आता है। तो इन्होंने क्वांटिटी तो नहीं बताई है कितनी है, लेकिन 2 महीने का व्यू बताया सर। देखिए 2 महीने में तो कुछ नहीं होने वाला, उनको एटलीस्ट 6 से 8 महीना वेट करना पड़ेगा। और डिक्सन बहुत ही अच्छा कंपनी है फंडामेंटल एंड टेक्निकल लेवल पे, लेकिन वॉलेटाइल रहता है। सो मुझे लगता है एक बार नीचे आ सकता है। अभी 13,200 चल रहा है, 12,800 से लेके 12,900 एक बार टेस्ट कर सकता है, डरने का कोई बात नहीं, होल्ड कीजिए, जबरदस्त कंपनी है, लॉन्ग रन में चलेगा। ठीक है, ओके, स्टॉप लॉस लगा लीजिए जो लेवल आपको बताया गया है। कीर्ति तिवारी जी कह रही हैं कि मोबीक्विक के 2000 शेयर हैं 335 पर, बहुत लॉस हो रहा है, क्या करूं। तो आई थिंक कीर्ति जी अगर आप कार्यक्रम देख रही हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तो थोड़ी देर पहले ही हमने मोबीक्विक पे बातचीत करी है, सर ने आपको बताया भी था। स्टॉप लॉस आई थिंक 265 का बताया गया था, 260 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आप होल्ड कीजिए। स्टॉप लॉस दूर है, मैंने पूछा भी था, लेकिन यही लेवल्स निकल के सामने आ रहे, क्योंकि लिस्टिंग इतिहास काफी छोटा है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, इसलिए इसी लेवल को आप उम्मीद करें कि ये नहीं टूटेगा और इसको आप स्टॉप लॉस लगाकर इसमें बनी रह सकती हैं। यादव जी कह रहे हैं कि संदीप सर नमस्कार। नमस्कार सर। टाटा टेक 954 के रेट पर इनके पास है सर, प्राज इंडस्ट्रीज 703 पर लिया है, 6 महीने का व्यू है सर इनका। अभी हाल फिलहाल टाटा टेक में हमने देखा था काफी अच्छा मूव बना था इन एंटिसिपेशन की शायद एक करार हो जाएगा टाटा ग्रुप का टेस्ला के साथ।
700 पर आ गया सर 626 का लो बनाने के बाद। अभी इनके भाव से फिर भी दूर है। 994 रुपए का 954 रुपए का इनका प्राइस है। तो उम्मीद करें सर, या फिर आपको बहुत महत्वाकांक्षा हो जाएगी कि इनका प्राइस आ जाएगा? नहीं सर, उनका तो प्राइस आ जाएगा मुझे लगता है, लेकिन यहाँ पे भी सेम चीज देखिए आप, अगर आप 6 महीना 1 साल का चार्ट देखेंगे, सेम आईपीओ है स्ट्रैटेजी। अगर वही स्ट्रैटेजी इसमें भी बनता है, अगर वही स्ट्रैटेजी मेंटेन इन्होंने कर लिया होता, तो आज इनका कुछ भी लॉस नहीं होता। क्योंकि सर कभी कभी क्या होता है ना, चार्ट बात करता है, चार्ट बोल देता है, प्राइस बात करता है, वो हमको दिखता नहीं है। तो अभी देखिए लोअर टाइम फ्रेम में जितना नीचे आया था, ऑलमोस्ट 628 से अभी 700 के आसपास आ गया है। मुझे लगता है थोड़ा अभी टाइम देना चाहिए। अगर उनके पास हायर टाइम फ्रेम में है, अभी बहुत सारे लोग ही हायर टाइम फ्रेम में फंसा हुआ है, क्योंकि नाम के आगे टाटा था, टाटा टेक्नोलॉजी, लोगों को एक्सपेक्टेशन ही नहीं था कि 1300 से 700 आ जाएगा, 600 आ जाएगा। तो यही एक बात है कि चार्ट में आपको वेरीफाई करना है। चार्ट आपको बहुत कुछ बता देता है बहुत टाइम पहले। तो आप एक बार होल्ड कर जाइए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 600, 600 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और होल्ड कीजिए। आई बिलीव कि नेक्स्ट 2-3 साल लग सकता है, लेकिन फिर से आपका हायर टाइम फ्रेम जो 900 1000 हुआ है वो आएगा ऊपर में। चलिए आखिरी 2 सवाल ले रहा हूँ सर। एक तो है टाटा मोटर्स को लेकर, जो कि हमें भेजा है दुर्गेश जी ने, कह रहे हैं कि टाटा मोटर्स 910 पर ले रखे हैं, बताइए इसके बारे में। देखिए टाटा मोटर्स अभी 708 के अराउंड ट्रेडिंग हो रहा है, एक अच्छा बेस भी बनाया। 200 मूविंग एवरेज का एक वीकली प्राइस सपोर्ट है 620 के आसपास, तो 620 नहीं तोड़ा है। मेरे को लगता है अभी बाइंग करने का बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि टाटा मोटर जैसे स्टॉक इतने डिस्काउंट पे मिलना, अगर आप ऑल टाइम हाई देखेंगे कि 1160 के अराउंड अभी दिख रहा है आपको चार्ट में, 52 वीक हाई। सो वहां से अभी इतना नीचे मिल रहा है और बहुत नीचे आ गया है। सो मोटा मोटा मेरा यही कहना है, जिनके पास है वो होल्ड कीजिए, फ्रेश बाय भी करना चाहते हो तो आप कीजिए। ऑल टाइम हाई से नियर अबाउट आपको 40% अभी डाउन दिखेंगे। सो उनको एवरेज करना चाहिए इस पर्टिकुलर काउंटर को अभी। चलिए सर, आखिरी सवाल आपके सामने रख रहा हूँ एडिटर मिश्रा जी का, कह रहे हैं कि विप्रो में एंट्री कर सकते हैं क्या अभी? देखिए देखिए विप्रो में एंट्री आप कर सकते हो, क्योंकि आईटी सेक्टर नीचे आया है और नीचे आने के बाद एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और विप्रो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कंपनी है, एज वेल एज फंडामेंटल देखेंगे और टेक्निकल भी देखेंगे। विप्रो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तभी 267 के अराउंड ट्रेडिंग हो रहा है। आपको अगर बाय करना है आईटी में नेक्स्ट 1.5 से 2 साल का व्यू से आप कीजिए। फंडामेंटल बढ़िया है, 267 चल रहा है। मुझे लगता है कि पहला टारगेट होना चाहिए 295 एंड सेकंड टारगेट 295 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर जाके आपको 350 से लेके 400 तक भी दिखेगा, क्योंकि निफ्टी आईटी का एक ऑल टाइम ना ब्रेकआउट था सर। निफ्टी आईटी का ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट के बाद अभी जो निफ्टी आईटी नीचे आया था एक रिट्रेसमेंट हुआ था। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था कि 39,500 पे निफ्टी आईटी जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद 45,995 पे ऑलमोस्ट टॉप बनाया। अभी नीचे आया था रिसेंटली, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ वगैरह सब कुछ न्यूज के चलते अभी आईटी सेक्टर नीचे गिरा था। सो अभी एक बेस बना रहा है, अच्छा मौका है। तो विप्रो जैसे कंपनी, इन्फोसिस जैसे कंपनी अच्छा वैल्यूएशन पे मिल रहा है, तो मैं बहुत ही पॉजिटिव हूँ आईटी को लेके। चलिए सर, वैसे तो मैंने कहा था आखिरी सवाल हूँ, लेकिन एक ना हुडको को लेकर, बीएससी को लेकर सवाल आ रहे हैं। ये बड़े टेम्पटिंग क्वेश्चंस हैं ये वाले। अतुल कुमार त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि सर बीएससी 4400 पर लिए हुए हैं, क्या करें? 4400 वाला 4484 पे है, आज गिर गया सर करीब 160 170 रुपए, वरना इनको काफी अच्छा मुनाफा हो रहा था। 4400 पे लिया है सर इन्होंने। देखिए पैनिक करने का कोई बात नहीं है, क्योंकि जितना नीचा एक डाउनफॉल था ऑलरेडी उसको मेकअप कर दिया बीएससी वालों ने। 3,700 के आसपास एक पैनिक लो था उस दिन, जो एक हफ्ता पहले का ही था। अभी 4,470 के अराउंड ट्रेडिंग हो रहा है, 3% डाउन है। थोड़ा यहाँ पे टाइम करेक्शन चाहिए, नेक्स्ट फिर से ठीक हो जाएगा, क्योंकि बीएससी ने का जो चार्ट है पैटर्न ऐसे ही होता है हमेशा। क्योंकि इनका जो है लास्ट टाइम भी एक बार 2,500 था, फिर से एक बार 2,000 के अराउंड आया, फिर से एक बार, ऐसे ही उनका पैटर्न चलता है, साइकिलिक पैटर्न, फिर से बाउंस बैक। तो अभी जो टॉप बनाया था नीचे आया है, अभी इसमें थोड़ा साइकिलिक पैटर्न चलेगा, तो इसमें आप थोड़ा वेट कीजिए, पेशेंस रखिए। नेक्स्ट आपका जो फ्यूचर होगा इसमें बहुत ही ब्राइट है। चलिए हुडको बस बता दीजिए सर। हुडको में माफ कीजिए, ये हुडको वाला सवाल था हाँ श्री ओम दलाल जी का। इसमें फ्रेश एंट्री क्या होगा सर, लेवल क्या होगा, ये पूछ रहे हैं बस। देखिए फ्रेश एंट्री अभी नहीं करना है हुडको में, क्योंकि 196 के अराउंड ट्रेडिंग हो रहा है, और मुझे लगता है एक बार आपको 185 एंड 178, तो 178 से 185 आपको प्राइस मिलेंगे। सो एक बार आप वेट कर जाइए, उसके बाद आपको यहाँ पे अगर मौका मिले तो आप एंट्री कीजिए। और 160 शॉर्ट टाइम फ्रेम में आपको एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है, क्योंकि अगर हम टॉप से देखेंगे नियर अबाउट जो हुडको है
सो बेसिकली टॉप से देखेंगे कि 342 के अराउंड ट्रेडिंग हो रहा था, तो अभी नियर अबाउट 48% डाउन है। सो एक बार उनको 48% डाउनफॉल पे मैं नहीं बोलूंगा कि आप फ्रेश बाई यहाँ पे कर लीजिए, आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 165। तो 165 स्टॉप लॉस के साथ आप एक बार देखिए, अगर यहाँ से 10 से 15% नीचे आता है तब जाके आप एंट्री लीजिए। चलिए, बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच, आज आप हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हुए। कोई डिस्क्लोजर सर इससे पहले कि हम आपसे विदा लें? सर ड्यूरिंग द शो जो भी स्टॉक्स में हमने डिस्कशन किया है, कोई भी स्टॉक में हमारा कोई भी एनालिस्ट का पर्सनल पोजीशन नहीं है, एंड इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट इज बिफोर इन्वेस्टमेंट्स। काइंडली आप जो व्यूअर्स है, आपका आप जो फाइनेंशियल एडवाइजर है, उनसे सलाह लेके इन्वेस्टमेंट कीजिए। थैंक यू। चलिए, बहुत 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 धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच आज कार्यक्रम में शामिल होने के थैंक लिए। यू सर, थैंक यू। तो चलिए, इससे पहले कि हम कार्यक्रम की समाप्ति करें, कुछ ट्रिगर्स आपके सामने रख देते हैं कि बाजार में अब आपको कौन से इवेंट्स पर नजर रखनी होगी, क्योंकि बाजार वॉलेटाइल हो रहा है। कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जिसकी वजह से बाजार की थोड़ी धड़कनें बढ़ रही हैं या फिर बाजार बेचैन हो रहा है, वो आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो कल मार्च वायदा की मंथली एक्सपायरी है, तो बड़ा इवेंट है। पूरे महीने की जो पोजिशंस हैं वो स्क्वायर ऑफ होती हैं या फिर उसमें रोल ओवर्स देखने को मिलते हैं, तो वो एक इवेंट है। उसके अलावा यूएस के कल Q4 जीडीपी के आंकड़े आने वाले हैं। बीपीसीएल ब्रिटानिया का कल निफ्टी में आखिरी दिन है। परसों से 3 शेयर एफएनओ में शामिल हो जाएंगे और जोमेटो जियो फाइनेंशियल भी निफ्टी का हिस्सा बन जाएंगे। और उसी दिन यूएस के जो फरवरी महीने के पीसीई यानी कि पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के आंकड़े हैं वो भी आने वाले हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। 2 अप्रैल तो इंपॉर्टेंट है ही है, जिस दिन टैरिफ को लेकर अनाउंसमेंट होगा। तो उससे पहले अगर आप देखेंगे, ये कुछ बड़े इवेंट्स हैं जिसका बाजार इंतजार कर रहा है। तो इन इवेंट्स पे आप नजर रखिए और बाजार में फिलहाल के लिए थोड़ा सा इंतजार करें। नीचे में मिलता है तो आप जरूर बाय ऑन डिप्स की रणनीति बना के चल सकते हैं। कल सुबह जुड़िएगा, आपको बताएंगे कि कल के मार्केट में आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, किन स्टॉक्स पे आपको नजर रखनी चाहिए, खबरों के चलते या फिर ब्रोकर्स के रडार पर कौन से शेयर आए हैं, ये भी आपके सामने रखेंगे। तब तक आप मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन सुबह आपसे मुलाकात होगी 8:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।